मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। हुआ यूं था कि लेक्चर बनाते बनाते लाइन कट गया था, इसलिए आधा पे छोड़ना पड़ा था। तो मैं आपको कंप्लीट हो ही चुका था जो पीछे हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से कोई एडजोर्बेंट, जिस तरह से कोई अधिशोषक गैस को अपने पृष्ठ पे अधिशोषित कर लेता है, उसी तरह से अगर कोई विलयन है तो विलयन से भी वो अधिशोषक जो होता है कुछ पदार्थ को अपने सतह पे अधिशोषित कर सकता है। तो यही चीज मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विलयन से जो अधिशोषण होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ताप। ताप बढ़ता है तो अधिशोषण का जो मात्रा होता है वो घट जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि अधिशोषक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है अधिशोषण की सीमा उतनी ही अधिक होती है। फिर मैंने बताया था कि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता यही बता रहे थे, तब तक हमारा लेक्चर समाप्त हो गया था। तो विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है अधिशोषण का जो सीमा होता है उतना ही अधिक होता है। और एक चीज ध्यान रख लेना कि यहाँ पे जो अधिशोषण समतापी का हम बात करते हैं वो कुछ इस तरह से आता है, x/m इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था Kp के पावर 1 क्या होता है, n होता है, K इंटू पी का पावर 1/n। लेकिन यहाँ पे बच्चों प्रेशर का हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे C का। E बताता है विलयन का सांद्रता, यानी अधिशोषण का जो मात्रा होता है वो सांद्रता पे निर्भर करता है। विलयन का सांद्रता कितना है उस पे निर्भर करता है। तो विलयन की अवस्था में जो सांद्रता होते, विलयन की अवस्था में जो अधिशोषण होता है उसके लिए फ्रेंडली का इक्वेशन है x/m इक्वल टू के सी का पावर 1/n। के सी का पावर 1/n। तो अगर आप लॉग लेते हो इसमें, तो अगर आप लॉग लेते हो यहां पे तो लॉग x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग k प्लस 1/n लॉग c हो जाएगा। ठीक है, यहां पे c जो है, c वो विलयन की सांद्रता है। ठीक है, c क्या है, विलयन की सांद्रता है। तो ये था हमारा विलयन की अवस्था में जो अधिशोषण होता है उसके लिए इक्वेशन। अब चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी यहां से सवाल आता है। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों उत्प्रेरक कैटलिस्ट। तो पढ़ते हैं क्या होता है उत्प्रेरक। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है बच्चों उत्प्रेरक के बारे में हमें पढ़ना है। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है। उत्प्रेरक को हम लोग प्यार से कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उत्प्रेरक, क्या होता है कैटलिस्ट, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा देहाती स्टाइल का एग्जाम्पल देता हूं। ध्यान से देखो। देखो, मेरी 3 भाभियां हैं जिनका मैं नाम यहां पे लिख रहा हूं। एक का नाम है भूरी, अरे भूरी नाम नहीं है, हम बोलते हैं भूरी। दूसरे का को हम बोलते हैं गोली। सामने नहीं, सामने तो मार के मुंह तोड़ देगी, सब बहुत लड़ाकी है। तो बाद में जब साइड में बोलना होता है तो ये बोल के निकल लेते हैं। तो एक है भूरी, एक है गोली, और एक जो है उसको हम बोलते हैं हिडिंबा। क्या बोलते हैं, हिडिंबा। अब हिडिंबा क्यों बोलते हैं कारण तो तुम समझ ही गए होगे, थोड़ा लड़ाकिन टाइप के है, किसी से भी लड़ जाती है, लड़ती नहीं है लड़वाती ज्यादा है इसलिए। तो हिडिंबा। तो ये 3 है, 3 औरतें, एक भूरी, दूसरा गोली और तीसरा हिडिंबा। अब देखो है क्या कि ई जो है, ई हिडिंबा, इसको ध्यान से देखो। हिडिंबा जो है वो क्या करती है कि हमेशा ई दोनों के लड़वावे के फेरा में रहती है, भूरी के और गोली के। इसका बात इसके यहाँ कह देना है और इसका कुछ वैसा बात है इसके यहाँ कह देना है, और दोनों के कान भर के और किसी तरह दोनों को क्या करना है,
लड़वा देना है। यानी इसका जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि कैसों यानी कराड़ी बेटमारी करवा दिया जाए। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों की एक दिन का कहानी ऐसा है कि हिडिंबा जो है जाती है गोली के यहाँ कोई काम से। ठीक है, हिडिंबा गोली के यहाँ किसी काम से जाती है और बातचीत होने लगता है। तो औरत लोग तो है क्या कि बस कोई काम में जाना है तो 10 गो बात इन्हें के 10 गो उन्हें के करके और बिता देना, हाँ दीदी हाँ बहनी ऐसे करके। तो ये जाती है वहां पे और बात करते करते और इसका चर्चा ला देती है, क्योंकि इसका तो काम ही वही है, यहाँ का बात वहां, वहां का बात वहां करना। तो ये जो है हिडिंबा भाभी क्या करती हैं कि गोली भाभी को समझाती है किसके बारे में, भूरी भाभी के बारे में। ठीक है, तो ये बोलती है कि का कहिवा बहिनिया एक दिन बैठलीवा हम भूरी भी। ठीक है, तो एक ओड़िया खाली तोरे शिकायत बतिया लवा। ठीक, उसके बाद यहां से इसका तो माथा हो गया गरम, किस पे, इस पे भेटाई है तो कहियो हमरा तो झोटा नहीं के एक नोच लेम तक कहीं है। तो इसका तो माथा गरम हो गया। अब फिर यहां से उठ के ही चली किसके पास, भूरी के पास। अब यहां तो आग लगा ही दी थी, अब आई यहां पे। यहां आने के बाद बोली, ये बोली कहां से आई था दीदी, ये बोली कहां जब वह गेल हिलवा गोली भी का कहिवा ओइसन आदमी हम आज तक न देख ले हेली, खाली खाली अपन बड़ाई और तोर शिकायत, अपन बड़ाई तोर शिकायत और तोर उनकर शिकायत। अभी क्या हुआ कि इसका भी माथा गर्म हो गया, गोली का भी माथा गर्म, भूरी का भी माथा गर्म। यानी दोनों के इसको अब लग रहा है कि तू भेटो कहियो हमरा तो तोरा ही सिखा दी हम, और इसको भी लग रहा है कि तू कभी भेटो तो तोरा सिखा दी थी। यानी दोनों को क्या की कि यहाँ पे एग्रेसिव कर दी। ठीक है, एक दूसरे के लिए। अब एक दिन का हुआ कि दोनों के भिड़ान कुरुक्षेत्र में हो गया, आमने सामने। अब बस बाकी तो आप समझ रहे हो, रामायण और महाभारत का ऊ बौछार हुआ है। और इतना ही नहीं, उसके बाद युद्ध का भी शुरुआत हो गया। दोनों दने से डुका डुकी फैटा फैटी स्टार्ट, किसी का मुंह टोटा, किसी का बाल नोचा गया, और ई आराम से बेचारी अलगे से सारा कहानी देख ली। ठीक है, तो अब बात को समझना बच्चों, जो हम आपको बताना चाह रहे थे। जैसे हुआ क्या यहाँ पे, देखो तीन चीज है, दो जिनके बीच में झगड़ा हुआ और एक जो झगड़ा करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, बात को समझना। दूगो के बीच झगड़ा हुआ, ठीक है, और ये झगड़ा किसके वजह से हुआ, ये तीसरे की वजह से हुआ। झगड़ा होने के बाद परिवर्तन किस में हुआ, इन दोनों में हुआ। नाक इसका टूटा, मुंह इसका फूला, बाल इसका नोचाया, लेकिन इसका क्या हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन ना हुआ। ठीक है, तो अब देखो बात को समझते हैं। ये दोनों जो है बच्चों, ये भूरी भाभी और गोली भाभी, इसको एक्चुअल में ये क्या होता है, ये तो मैंने माना था कि दो है, ये एक्चुअल में अभिकारक होते हैं जिनके बीच रिएक्शन होता है। अभिकारक, अभिकारक जो आपस में रिएक्शन करके और प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो मान लो कि ए और बी दो अभिकारक थे। ठीक है, ए और बी दो अभिकारक हैं। ठीक है, तो ए जो है वो भूरी भाभी थी और बी जो है वो गोली भाभी थी। तो ए और बी अभिकारक है। अब इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, या हो भी रहा है तो इसका जो रेट है वो कम है, कम है, धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है, इसका स्पीड कम है। मतलब वही चीज हो रहा था कि इनके बीच झगड़ा नहीं हो रहा था, और हो भी रहा था तो खाली एने से और ओने से प्रवचन हो रहा था अच्छा अच्छा क्वालिटी का, ये मार में महाभारत में तब्दील नहीं हो रहा था। वही चीज यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे एक तीसरा पर्सन आया बच्चों, बाहरी फैक्टर, ये हिडिंबा भाभी आई झगड़ालू, झगड़ा लगाने वाली। तो ये बाहरी फैक्टर यहाँ पे कोई आया, इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, सी कोई बाहरी फैक्टर आया। अभी क्या किया कि दोनों को एग्रेसिव बना दिया, यानी दोनों को क्या किया, एक दूसरे के लिए एग्रेसिव बना दिया, इनके एनर्जी को बढ़ा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, यानी रिएक्शन हो गया बच्चों। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे फैटा फैटी हुआ, उसी तरह यहाँ पे ए और बी के बीच में रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन के पश्चात प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, प्रतिफल का निर्माण हुआ।
और रिएक्शन के बाद बच्चों, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद परिवर्तन किस में हुआ, ए और बी में हुआ। ए में परिवर्तन हुआ और बी में परिवर्तन हुआ। इसका बाल नोचाया, इसका मुंह फूला, परिवर्तन इन दोनों में हुआ और ये दोनों परिवर्तित होकर किसका निर्माण कर लिए, प्रोडक्ट का निर्माण कर लिए। लेकिन जो सी था बच्चों, सी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, अभिक्रिया में भाग लिया, ये इसके पास भी गया, ये इसके पास भी गया, जितना काम था वो सारा काम किया। लेकिन रिएक्शन के पश्चात क्या हुआ, वहां से सही सलामत बाहर निकल गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो बाहरी जो तीसरा फैक्टर था बच्चों, जो दोनों के बीच झगड़ा लगवाया, इसी को बोलते हैं C4 कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, जो तीसरा फैक्टर सी आया उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से कैसे बोलेंगे हम, तो देखो समझना ध्यान से। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। यानी अभिक्रिया धीरे धीरे हो रहा है तो उसके दर को बढ़ा देगा, और अगर तेजी से हो रहा है तो उसके दर को कम भी कर सकता है। इसको भी एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे। तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं और अभिक्रिया के बाद बिना परिवर्तित हुए वहां से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं बच्चों उत्प्रेरक। तो हूबहू ये हिडिंबा वाला काम हुआ। तो बच्चों केमिस्ट्री आसान है अगर इसको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ा जाए। हम अपने चारों तरफ जो चीजें देखते हैं उसी से अगर अपनी केमिस्ट्री को हम रिलेट कर देंगे, उसी से जोड़ देंगे, तो चीजों को सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में उनके द्रव्यमान एवं संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो वैसे पदार्थ which can participate in chemical reaction and change the rate of reaction, अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, लेकिन लास्ट में अभिक्रिया के अंत में बिना परिवर्तित हुए सही सलामत बाहर निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक जो है, इसमें ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्प्रेरक दे देगा, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। दूसरा ऑप्शन रहेगा घटा देता है। तीसरा ऑप्शन रहेगा परिवर्तित कर देता है। और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं।
तो देखो ये आपको बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछा, आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में। तो उत्प्रेरक जो होता है क्या करता है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, कि अभिक्रिया के दर को घटा देता है, कि अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको सी ऑप्शन पे टिक लगाना है बच्चों। उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, मीन्स बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें ही क्या कर रहा था कि हिडिंबा भाभी रेट को, जो फाइटाफैटी का रेट था उसको बढ़ा रही थी। लेकिन हमेशा वैसा ही नहीं होता है, जो थर्ड पर्सन होता है वो हमेशा सिर्फ लड़ाई लगाने का ही काम नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो झगड़ा बुझाने का काम करते हैं। जैसे दोनों के बीच में फाइटाफैटी हो रहा था और वो जो थी बाहर से देख रही है, तो कुछ ऐसे भी औरतें होती है जो जाके क्या करेंगे, उनको ये तो उन्हीं का लाज शर्म ना लगाओ, जहीं के तहीं है लड़ना शुरू कर देगी। तो वो क्या करेगी, दोनों को छुड़ा भी देगी, ठीक है, छुड़ा के और रेट को क्या कर देगी, यानी जो झगड़ा झंझट हो रहा है उसको शांत कर देगी। तो जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। इस आधार पे उत्प्रेरक दो प्रकार के होता है बच्चों, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। यानी एक जो झगड़ा लगवाया वो धनात्मक और एक जो झगड़ा को शांत कर रहा है वो ऋणात्मक। तो इसकी बात हम करेंगे आगे। उससे पहले दो प्रकार का उत्प्रेरक और होता है जिसे हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक। तो पहले तो आप इसे लिख लो। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया के अंत में उनके द्रव्यमान में और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक क्या करते हैं, तो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करते हैं। लिख लीजिए। देखो, तो उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करता है, और ये जो क्रिया हो गया किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया के दर को परिवर्तित करने का, उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरण। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण, कैटेलाइसिस। तो उत्प्रेरण जो होता है बच्चों, उत्प्रेरण कैटेलाइसिस दो प्रकार के होता है, एक समांगी उत्प्रेरण और दूसरा विसमांगी उत्प्रेरण। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। तो आप उत्प्रेरण लिखो या उत्प्रेरक लिखो। उत्प्रेरक जो रिएक्शन को बढ़ा रहा है, रेट को बढ़ा घटा रहा है, उत्प्रेरण वो जो क्रिया हो गया, जो घटना हो गया। तो आप लिख सकते हो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो देखो समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, तो आप लिख सकते हो जब अभिकारक, अभिकारक कौमा प्रतिफल, प्रतिफल तथा उत्प्रेरक समान प्रवस्था, समान प्रवस्था सेम फेज में होते हैं, होते हैं, तो उसे समांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कहते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इस प्रकार के उत्प्रेरण को, उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो देखो जब अभिकारक, प्रतिफल तथा उत्प्रेरक तीनों समान प्रवस्था में होते हैं। समान प्रवस्था कहने का मतलब बच्चों कि उनका स्टेट सेम है। जैसे अगर अभिकारक ठोस है तो प्रतिफल भी ठोस बन रहा है और उत्प्रेरक भी ठोस है, तीनों ठोस है। तो इस तरह के उत्प्रेरक को हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। अब ये जो उत्प्रेरण का घटना हुआ इसको हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण।
तो जब अभिकारक, प्रतिफल तथा उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हो तो उसे हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, और ये जो घटना हो गया उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं बच्चों। तो देखो यहां पे होना क्या चाहिए कि मान लो कि अभिकारक ठोस है, अभिकारक क्या है, ठोस है, और यहां पे जो उत्प्रेरक का हम यूज कर रहे हैं, उत्प्रेरक वो भी ठोस है, और जो यहाँ पे प्रतिफल बना बच्चों, प्रतिफल ये भी क्या है, ठोस है। तो ये जो उत्प्रेरक हुआ इसी को हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटलिस्ट। अभिकारक, उत्प्रेरक और प्रतिफल तीनों सेम फेज में है, तो इस तरह के कैटलिस्ट को हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो आई होप समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल देते हैं आपको होमोजीनियस कैटेलाइसिस का, ठीक है, लिखिए पहले इसको। देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण, समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण। इसमें पहला हम लोग ले सकते हैं SO2 का ऑक्सीकरण, SO2 का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। इसमें क्या होता है बच्चों की, देखो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो दो तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण किया जाता है। एक तो है उसका कॉन्टेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, और दूसरा है लेड चैम्बर प्रोसेस यानी शीश कक्ष विधि। तो दोनों में हमें क्या करना होता है कि SO2 को SO3 में परिवर्तित करना होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करवाना होता है। तो यहाँ पे SO2 का ऑक्सीकरण जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, और यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है, और वो समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। जैसे देखो लेड कक्ष विधि में SO2 का ऑक्सीकरण समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो SO2 है बच्चों, SO2 ये क्या है, SO2 गैस है, SO2 क्या है, गैस है। इसको हम रिएक्शन करवाते हैं, चूंकि ऑक्सीडेशन करवाना है तो किससे रिएक्शन करवाना होगा, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो SO2 गैस है, O2 गैस है, और यहां पे कैटलिस्ट के रूप में काम करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या काम करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये भी क्या है बच्चों, गैस है। और उसके बाद बन क्या जाता है, SO3 बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो जब इसको बैलेंस करोगे तो 2SO2 प्लस O2 2SO3, 2 सल्फर 2 2 4 2 6। तो SO2 का हमने ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीकरण करवाया लेड चैम्बर प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस था, ऑक्सीजन गैस था, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, और ये भी क्या है, गैसियस फॉर्म में है। SO3 जो बना वो भी गैस के फॉर्म में है। तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों सेम फेज में है बच्चों। तो यहाँ पे जो NO है वो होमोजीनियस कैटलिस्ट का उदाहरण हुआ, होमोजीनियस कैटलिस्ट यानी समांगी उत्प्रेरक हो गया ये, ठीक है। तो एक एग्जांपल हुआ, लिख लीजिए इसको। देखो दूसरा एग्जांपल, मिथाइल एसीटेट का जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। अब देखो ये मिथाइल एसीटेट क्या होता है बच्चों, CH3COO-, इसको ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन, अलग कहीं पे लिख लो। CH3COO- को क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलते हैं, एसीटेट आयन।
CH3COO माइनस को बोलते हैं हम लोग एसीटेट आयन। ठीक है, अब इसमें आप सोडियम जोड़ दिए तो सोडियम एसीटेट हो गया, कैल्शियम जोड़ दिए तो कैल्शियम एसीटेट हो गया, मिथाइल जोड़ दिए तो मिथाइल एसीटेट हो गया। सिंपल सी बात। तो देखो CH3COO एसीटेट आयन है और इसमें हम जोड़ दिए CH3 यानी मिथाइल, तो ये हो गया बच्चों मिथाइल एसीटेट। इसे हमें करवाना है हाइड्रोलाइसिस, यानी ले लेंगे यहां पे वाटर H2O। ठीक है, H2O ले लिए। अब ये जो रिएक्शन होता है ना वो HCl के प्रेजेंस में होता है, और बनता क्या है तो देखो बन जाएगा यहाँ पे एसिटिक एसिड CH3COOH और साथ में आपको मिल जाएगा CH3OH। तो दो चीज मिल गया, एक तो मिल गया एसिटिक एसिड और ये हो गया मिथेनॉल, एल्कोहल मिल गया, एसिड और एल्कोहल मिल गया। तो अब देखो बच्चों कि जो मिथाइल एसीटेट है, ये होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड होता है, द्रव। ठीक है, H2O हमारा क्या है? ये भी क्या है? लिक्विड है। ठीक है, HCl जो होता है ये भी एक्वस होता है। एक्वस का मतलब होता है जलीय, यानी ये भी क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में हो गया। ठीक है, और यहां जो ये दोनों बनता है ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। हुआ क्या रिएक्शन में? CH3COO माइनस टूटा, यहां से H प्लस और OH माइनस टूटा, तो H प्लस जाके O माइनस के साथ जुड़ा तो एसिटिक एसिड बन गया, और यहां से CH3 और OH माइनस मिलके मिथेनॉल बना लिया। तो हमें रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ एग्जाम्पल देखो, जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो मिथाइल एसीटेट जो था, मिथाइल एसीटेट बच्चों लिक्विड था, द्रव था। H2O द्रव है, HCl यहाँ पे एक्वस है यानी लिक्विड है, और एसिटिक एसिड लिक्विड और मिथेनॉल भी लिक्विड, यानी रिएक्टेंट अभिकारक, प्रोडक्ट प्रतिफल और कैटलिस्ट उत्प्रेरक, ये सब के सब लिक्विड है, समान अवस्था में है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये समांगी उत्प्रेरक है। क्या है? समांगी उत्प्रेरक है। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। शर्करा, जिसे आप शुगर बोलते हो, चटकार चटकार के खाते हो खूब, शर्करा का जल अपघटन, शर्करा का जल अपघटन। तो यहां देखो शुगर क्या होता है बच्चों? शुगर होता है C12H22O11। ठीक है, इसका हम ले लेते हैं लिक्विड फॉर्म, शुगर का लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं, और इसको हम कराते हैं जल अपघटन, H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और ये जो रिएक्शन होता है प्रेजेंस में होता है H2SO4 के, यानी H प्लस की जरूरत होता है हमको, तो H प्लस आप HCl से भी ले सकते हो या H2SO4 से भी लेते हो, और ये भी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे होता है। और मिलता है हमें क्या? जब शुगर का आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है आपको, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज। ठीक है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है और ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद देख रहे हो कि सारे के सारे क्या है? लिक्विड है। यहाँ पे सुक्रोज है, सुक्रोज या शुगर बोलते हैं इसको, ये वाटर है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ से H प्लस मिलेगा जो इसको कैटेलाइज करेगा, उत्प्रेरित करेगा H प्लस, और मिलेगा हमको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ध्यान रखना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सबका जो फेज है बच्चों सेम है, यानी सारे के सारे लिक्विड है। तो ये जो H2SO4 आया है इसको हम बोल सकते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट, और इस तरह का जो कैटेलाइसिस हुआ इसको बोलेंगे हम होमोजीनियस कैटेलाइसिस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वैसा बाहरी पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसके वेग को, दर को परिवर्तित कर देता है, और रिएक्शन के बाद वहां से बिना परिवर्तित हुए वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस कब बोलेंगे? जब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों सेम फेज में होगा, तीनों का अवस्था समान होगा।
और हेट्रोजीनियस कब बोलेंगे, जब तीनों का अवस्था समान नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे बच्चों विसमांगी उत्प्रेरक। बगल में शादी ब्याह का साउंड शुरू हो गया है, तो इसीलिए रोकते हैं यहाँ पे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग पढ़ो और नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।